नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 12 अगस्त और आज के डेली 30 का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर हम आज डिस्कस करेंगे। 21-22 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज एक प्रश्न आपके लिए ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा सेलेक्ट हो गया तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया और 9 प्रश्न हम करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। टोटल 31 क्वेश्चन आज डेली 30 में है। डेली मैं कहता हूँ ना कि डेली 30 तो 30 ही होता है, तो 30 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन आज 31 हो गए। जब हो गए तो मैंने कहा जब हो गए तो इसकी मैं इज्जत करूं और इसको ऐसे ही रहने दूं। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान में केंद्र की तुलना में राज्य को अधिक अधिकार दिया गया है और दूसरा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। अब जरा ध्यान से इसको पढ़िए। भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र की तुलना में राज्य को क्या अधिक अधिकार दिए गए हैं? ऐसा कब लगा आपको? अगर ऐसा लगा हो तो ये स्टेटमेंट सही है। संविधान में केंद्र की तुलना में राज्य को कम अधिकार दिए हैं। राष्ट्रपति शासन कौन? राज्य लागू करता है केंद्र में जाके, कि केंद्र लागू करता है राज्य में? तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब प्रश्न आपको ना आए तो आप उसको थोड़ा सा सोचने की, आराम से पढ़ने की और सोचने की कोशिश करिए। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? 245 से 293 के बीच में भारत के केंद्र राज्य जो संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। तो जो विधायी संबंध है, विधायी संबंध 245 अनुच्छेद 245 है, इसमें बताए गए हैं। और भाग कौन सा है? भाग है 11। ये भी ध्यान रखिएगा, भाग 11 और अनुच्छेद 245। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन का आधार यह होता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों को दिया जाता है किसको? भाई, जो शक्तियों का विभाजन किया गया उसमें कुछ आधार है ना। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको राज्य को तो दिया नहीं जाएगा, उनको किसको दिया जाएगा? केंद्र सरकार को दिया जाएगा। और अगला विकल्प है दोनों को भी नहीं दिया जाएगा, केवल केंद्र सरकार को दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आसानी से आप करेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन सरल है लेकिन इसमें आपकी टेस्टिंग होगी कि आप इसको कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है? केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो किस अनुसूची में बांटी गई है? तो ये 7वीं अनुसूची में बांटी गई है। ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों का क्या है? अधिकार होता है, दोनों उसमें कानून बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार है किसको है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद जो है वो सर्वोच्च है और वही संघ सूची पर कानून बनाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो इसमें शामिल होते हैं और एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को ही ये दिया गया है जो कानून बना सके, जो संघ सूची के विषय हैं उन पर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? 4 विषय यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 विषय दिए हैं और एक दिया है उपर्युक्त सभी। रक्षा, विदेश मामले, अंतरराष्ट्रीय संधि। ये एक कुत्ता है जो मेरे घर के सामने रहता है, ये मेरा बहुत बड़ा जानी दुश्मन है। जब मैं कोई क्लास रिकॉर्ड करने लगूंगा इसको पता नहीं कहां से तरंगे मिल जाती हैं, ये केवल भौंकने का काम करता है। अभी मैं क्लास रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, ये भौंकना बंद कर देगा। वो कुत्ता है तो कुत्ते होते हैं, उनको तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और उनके जो मालिक हैं अब वो क्या है ये आप लोग डिसाइड करिए। कौन सा विषय संघ सूची का है? तो ये रक्षा, विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये तीनों के तीनों विषय, ये रक्षा, विदेश और अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये सब संघ सूची में आते हैं। कोई भी इसमें राज्य सूची या समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना किसका विषय है? जनगणना कौन कराता है? आपको ये पता है? जनगणना का आयोजन हर स्टेट में अलग अलग होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जिलेवार होता है। जो भी होता है जिलेवार, गांववार, जहां से भी जैसे भी आप इसको सोच लीजिए, लेकिन इसका आयोजन कौन कराता है? आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, केंद्र सरकार कराती है। तो ये विषय किसका हो जाएगा? संघ सूची का। ऐसे सोचना सीखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो केंद्र के विषयों को जो अगर उसको है, केंद्र को, संसद को, तो इसके राज्य विधानमंडल को है। क्या गलत है इसमें? बिल्कुल सही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।
हाँ, विशेष परिस्थितियों की बात अलग है, विशेष परिस्थितियों में वो कानून बना सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर है उसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और संसद जो है वो सर्वोच्च है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस किस सूची का विषय है? अब जैसे इस प्रश्न का उत्तर आपको रटा है या नहीं रटा है कि किस सूची में है, आप लिस्ट याद मत करिए। पुलिस की जब बात आती है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस, तो इस तरीके से बात करते हैं ना, तो अगर हर स्टेट की अलग अलग पुलिस है, यानी कि ये विषय किसका है, ये राज्य सूची का विषय है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे सोचिए, इसको ऐसे सोचिए, अगर आप इसको ऐसे सोचने में सक्षम है तो आप इसको उत्तर देने में भी सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है, अभी हमने डिस्कस किया था। और दूसरा है कि यदि संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। ये गलत है। सर्वोच्च कौन होगा? वो राज्य विधानमंडल नहीं होगा, संसद होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपकी बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होंगे, बस सही से समझ लीजिए एक बार। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में शामिल विषय है परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा। अब यहां पर देखिए, परिवार नियोजन की जो जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर संध्या सारथी एक कार्यक्रम चलाया गया यूपी में, जिसको करंट अफेयर में हमने डिस्कस भी किया है। तो राज्य भी अलग से कोशिश कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण हो, परिवार नियोजन हो या शिक्षा के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों प्रयास करते हैं। तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा, तीनों के तीनों इसमें हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे सोचकर इसका उत्तर आप दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विषयों को किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाता है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो जो अवशिष्ट या विधायी शक्ति है वो संसद को दी गई है। अवशिष्ट जो विषय हैं जिन पर कानून अगर बनाने की बारी आएगी तो संसद बनाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। अब पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट जो था कि किसको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो संसद को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, राज्य को नहीं दिए गए हैं, राज्य की जो विधानमंडल है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है, और संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून 6 माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 6 माह के लिए नहीं होता है, ये 1 साल के लिए होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट आ गया, 1 साल के लिए ये कानून परिवर्तनीय होता है, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 252 है। राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि राज्य जब कहें ठीक है हम सहमत हैं, आप विधि इस पे बनाइए। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर देते हैं और संसद से अनुरोध करते हैं कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बनाता है। अनुच्छेद 252 के तहत यह प्रावधान किया गया है। लेकिन संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून केवल उन राज्यों पर ही लागू होता है जिनने रिक्वेस्ट की थी। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में लागू हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून नहीं बना सकता। कौन बना सकता है? मैं बनाऊंगा कि आप बनाएंगे? संसद ही तो बनाएगी। तो नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए, ये की वर्ड है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं सही से तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रामचरितमानस की बात या कोई गुण रहस्य नहीं पूछा जा रहा है, केवल क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है। ये भी गलत है। जब राष्ट्रीय आपात लग गया तो राज्य विधानमंडल क्यों बनाएगी? तो ये दूसरा गलत हो गया। बनाएगी कौन? संसद बनाएगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। जब आप क्वेश्चन करिए तो उसमें टिक लगा लीजिए, क्योंकि कई बार आपको आता है, आंसर निकाल लेते हैं, गलत टिक करके चले आते हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वही फेल करा देते हैं। पास ही होना है आपको, फेल होना ही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है? अब राष्ट्रपति का शासन चल रहा है तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि राष्ट्रपति करेगा या राज्यपाल उसका प्रतिनिधि होता है तो वो कर देगा। संसद ही करेगी। अब बार बार आप सोचेंगे कि ये संसद ही आ रहा है। एग्जामिनेशन में भी जब इस पोर्शन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर अधिकतर उत्तर संसद ही होता है।
ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन का संसदीय उत्तर होगा, वहां पर पता चला 4 ऑप्शन में ना हो तो आप कहें कि संसद नहीं था इसलिए क्वेश्चन गलत है। कहने का मतलब ये है कि अधिकार उसको ज्यादा दिए गए हैं। और जो कानून निर्माण की जो पूरी श्रेष्ठ संस्था है पूरे देश में, तो वो संसद ही है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच? तो 256 से 263 के बीच में प्रशासनिक संबंधों के आदान प्रदान के बारे में बात की गई है। और 256 बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट, संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। संविधान प्रदान करता है केंद्र को और राज्य को राजस्व के स्रोत देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की सीमित शक्ति होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य जो विधायिका होगी, उस जो राज्य सूची के विषय होंगे उस पर कर लगाने की सीमित शक्ति नहीं होती है, अनन्य शक्ति उसको प्राप्त होती है। वही राज्य का विषय है तो उस पर वो कानून बना सकती है, वो जो चाहे उसमें कर सकती है। अब जो चाहे का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पता चला मुगल काल की व्यवस्था लागू कर दे, ऐसा नहीं होगा। कुछ नियम कानून है उसके तहत होगा, लेकिन उसको अधिकार है, उसमें शक्तियां उसको दी गई हैं, उस पर ये विधायिका निर्माण कर सकती है कानून का। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं? तो संघ के जो प्रमुख राजस्व स्रोत हैं उनमें निगम कर है, शेयर बाजार है और सीमा शुल्क है, ये सभी आते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। राज्यों की आय का प्रमुख राजस्व स्रोत कौन सा है? तो राज्यों की आय में क्या होगा? निर्यात शुल्क होगा? नहीं, निर्यात शुल्क जो होगा वो सेंट्रल में हो जाएगा। व्यक्तिगत कर, जो व्यक्ति का कर होता है वो होगा, सही है। और कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, ये गलत है। तो व्यक्ति कर ही इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? राज्यों के पास जो प्रमुख राजस्व स्रोत हैं उसमें व्यक्ति कर है, कृषि भूमि पर कर है, यहाँ पर दिया हुआ है कृषि भूमि को छोड़कर, तो कृषि भूमि को छोड़कर नहीं, कृषि भूमि पर कर, और संपदा शुल्क भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पे जो कर है, और बिजली उपयोग उसके विक्रय पर जो कर लगता है, वाहनों की जो चुंगी लगती है, ये सब राज्य के उसमें आते हैं। निर्यात शुल्क नहीं आता, और जो छोड़कर बात की गई ये भी नहीं आता। तो ध्यान से इसको पढ़िए, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संघ द्वारा लगाया गया तथा राज्यों द्वारा वसूला जाने वाला जो कर है वो क्या है? तो इसमें देखिए दवा तथा मादक द्रव्य जो हैं उन पर जो कर लगता है ये संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों के द्वारा वसूला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, संघ द्वारा लगाया गया और राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर है। और ये जो कर हैं मतलब लगाए तो संघ के द्वारा जाते हैं लेकिन वसूले जाते हैं राज्य के द्वारा, जैसे वसीयत, विनिमय पत्र, वचन पत्र, हुंडी, चेक, इन पर जो कर लगता है, स्टाम्प शुल्क पर, दवा और मादक द्रव्य पर, तो इसमें ऐसे ही कराते हैं जो ये वही कर हैं जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य द्वारा इनको वसूला जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है? संघ द्वारा ही लगाया जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है राज्यों के बीच में। अब यहां पर इसको ध्यान से पढ़िए, रेल भाड़ों तथा माल भाड़ों पर जो कर लगता है वो इसी कैटेगरी में आता है। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में जो शुल्क लगता है वो इसी में आता है। और समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय और उससे प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर लगता है वो भी इसी में आता है। लगाया और वसूला जाता है संघ के द्वारा, लेकिन क्योंकि ये सारे कार्य किसी राज्य के क्षेत्र में हो रहे होते हैं इस कारण राज्यों के मध्य में इसको वितरित कर दिया जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आप ध्यान से देखिए, और ये जो प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आरओ यारो का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम्स के लिए आपको कुछ हिंदी में कोई कोर्स चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स भी है हमारे पास, तो उसके लिए, और या यूपी पीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो जल्द ही इसी हफ्ते हम उसकी टेस्ट सीरीज एक नए सिरे से लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप 6307 281212 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। 6307281212। अपना ही नंबर कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ऐसा कैसे होता है? जब मैं थक जाता हूँ तब ऐसा होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों में
जो दिशा निर्देश दिए गए हैं आरबीआई के, उसमें कौन सा शामिल नहीं है। पहला यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को ऋण प्राप्त करने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अर्थात प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, इसका जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? स्टार्टअप को। ये मुद्दा है, पहला ये सही है। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि इसमें 60% प्राथमिकता क्षेत्र को देना आवश्यक होगा वाणिज्यिक बैंक जो भी प्रदान करते हैं ऋण। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 60% की जो बात कही जा रही है ये गलत है, क्योंकि ये 40% का लक्ष्य रखा गया है, 40% देना अनिवार्य होगा। तो इसका असत्य कथन यही हो जाएगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी प्राथमिकता क्षेत्र के जो अग्रिम बैंक है उसमें 10% या कुल शुद्ध बैंक ऋण का 10%, जो भी अधिक हो कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। और अगला स्टेटमेंट है कि कुल शुद्ध बैंक ऋण का 18% अग्रिम ऋणों के रूप में इसमें दिए जाने की बात की गई है। तो बाकी ये सब सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पीसीएस में इतना कठिन प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको एक जानकारी हो गई इसके माध्यम से। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का आरंभ किया गया है और इस नीति का लक्ष्य है 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को एक प्रतिशत है जहां तक निर्धारित कर देना है। तो वो प्रतिशत क्या है? ये प्रतिशत है 25%। 25% निर्धारित किया गया है कि इतने वाहन 2024 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिल्ली की बात हो रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। कमला हैरिस चर्चा में आई है। कमला हैरिस के संबंध में यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं इनमें से एक असत्य कथन आपको बताना है। पहला है कि कमला का जन्म भारत के बंगलुरु में हुआ। दूसरा है कि वह कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल रही हैं। तीसरा है कि उन्होंने 2003 में अपना पहला चुनाव जीता था। और चौथा है कि वह अमेरिका की एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति है। ये तीन स्टेटमेंट नीचे वाले सही हैं। जो पहला स्टेटमेंट है कि ये भारत में जन्मी बंगलौर में, तो ये गलत है। ये भारत मूल की है, भारतीय मूल की, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो कैलिफोर्निया के ऑकलैंड, एक वहां पर स्थान पड़ता है, कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इन पे बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव कितने नंबर का है? कैवें अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, संख्या पूछी जा रही है। तो ये जो चुनाव है ये 59वां राष्ट्रपति चुनाव है, 59। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बार अब देखिए कौन आता है ना, ट्रंप तो है ही है और ट्रंप चाह रहे हैं कि फिर से जीते। मोदी जी प्रचार भी कराए हैं, लेकिन अब देखिए क्या होता है। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक और वैधानिक मुद्दों की ओर युवाओं का ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में एक प्रस्ताव पास करके 2000 में की गई थी। पहली बार 12 अगस्त को 2000 में ये मनाया गया था। और एक दिवस है जो राष्ट्रीय स्तर का युवा दिवस है, वो 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारे भारत में। ठीक है ना, तो ये वाला यहाँ पर प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय नेशनल जो युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को जो ये दिवस मनाया जाता है वो विवेकानंद जी का जन्म दिन होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक तो मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है और उपयुक्त दोनों दिया हुआ है सी ऑप्शन पे, तो आपको सोचना चाहिए कि ए और बी पे जो दिया है वो क्या दोनों तो नहीं सही है। तो गज दिवस या हाथी दिवस, यहाँ पे ये गर्ड यार्ड लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एलिफेंट होगा, है ना, ELEPHANT। बचपन में जो सबसे बड़ी स्पेलिंग मुझे याद थी तो एलिफेंट की ये स्पेलिंग थी, एलिफेंट माने हाथी। ठीक है, तो ये गज दिवस या एलिफेंट डे जो ये मनाया जाता है ये 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो ये दोनों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है? मानव हाथी संघर्ष अधिकतर होता रहता है जिसमें हाथियों की जान चली जाती है। इसके लिए अभी प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है और उसका नाम है सुरक्षा। ये राष्ट्रीय जो पोर्टल है इसका नाम है सुरक्षा, सुरक्षा से बना है सुरक्षा। और वास्तविक समय की जानकारी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इसका उद्देश्य है। और जो भी ये संघर्ष होते हैं उनका प्रबंधन इसके अंतर्गत किया जाएगा। एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, वो प्रश्न बार बार पूछा जाता है,
तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था 1973 में, तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में चलाया गया था, 1992 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एलिफेंट कॉरिडोर भी हमारे यहाँ बनाया गया है, जो हाथियों की आबादी के साथ जो आवास है हाथियों का उनको जोड़ता है, जिससे कि इनका जो संघर्ष होता है, ह्यूमन एलिफेंट जो स्ट्रगल होते हैं वो ना हो पाए, जो कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में होते हैं वो ना हो पाए, हाथी अपने कॉरिडोर के माध्यम से अपने आवासों में जा पाए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, चेन्नई के से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली अंतर समुद्रीय ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये 2018 में योजना शुरू हुई थी, दिसंबर 2018 में, लेकिन इसको अभी स्टार्ट किया गया है, शुरू किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 31 प्रश्न है तो थोड़ा सा कष्ट, और अगला जो प्रश्न है लास्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लंबा प्रश्न है। पहला है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है कि इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तीसरा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1956 में विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्रक शाखा के रूप में की गई थी, ये भी सही है। और चौथा है कि ये कंपनियों को ऋण जोखिम का सामना करने में सहायता करता है। अब पहले स्टेटमेंट पे जाइए, ये लिखा हुआ है कि विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। ये जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें नहीं होता है, ये जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, उनमें ये मदद करता है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही पूछा जा रहा है। आप लोग अगर डेली 30 देख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि रोज एक ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आपको पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए मजबूर करती है या प्रेरित करती है। मजबूर इसलिए सही नहीं है क्योंकि मजबूरी में मैं कोई काम आपसे ना कराना चाहता हूँ, ना करा सकता हूँ। तो ऐसे ही आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। आप लोग इसको देखते हैं तो मुझे इसको करने में मजा आता है, अगर आप लोग देखना बंद कर देंगे तो मुझे लगेगा कि ये यूजलेस है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।